ग्लोबल मार्केट्स में अब कहां रखनी है नजर और किस प्रकार की दिशा मिलती हुई दिख रही है, गिवन द फैक्ट कि हम साल के अंतिम महीने में प्रवेश कर चुके हैं? इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। जाने माने आपके चहेते ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट और एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म के चेयरमैन अजय बग्गा सर का साथ हमें मिल रहा है। गुड मॉर्निंग सर, वंस अगेन बहुत स्वागत है, शुक्रिया समय निकालने के लिए। सर, सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट में जो कुछ हो रहा है, अब जो महत्वपूर्ण डेटा है उनका जॉब्स डेटा, इसका जिक्र आप पहले भी कर चुके हैं हफ्ते की शुरुआत में भी। अब ये समझने वाली बात होगी कि अमेरिकी बाजारों में, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जितने भी डेटा आ रहे हैं वो एक दो धारी तलवार का काम कर रहे हैं। अच्छे हो तो भी दिक्कत, खराब हो तो भी समझ में नहीं आता कि गोइंग फॉरवर्ड इकोनॉमी का होगा क्या। सर, जॉब्स डेटा को आप कैसे देखेंगे एंड क्या स्लोडाउन की चिंता अब उभरने लगी है या फिर अभी भी रेट हाइक की गति का कम होना बाजार को चेयर करेगा? हाँ जी, बहुत सही सवाल है। थोड़ा बैलेंस में है क्योंकि आज 2 लाख जॉब्स ओपनिंग का एस्टिमेट है। अगर उससे ज्यादा आता है तो थोड़ा मार्केट पे असर पड़ेगा डाउनवर्ड्स, बट 2 लाख अपने में भी बहुत हाई है। और पॉवेल ने 3-4 बारी अपनी 30 नवंबर की स्पीच में, फेड के चेयरमैन पॉवेल ने 3-4 बारी इसको मेंशन किया, ये जो लेबर मार्केट की जो टाइटनेस है, तो अगर नौकरियां, अगर जॉब ओपनिंग्स हैं और उस हर आदमी जो अनएम्प्लॉयड है 1.7 टाइम्स उसकी जॉब ओपनिंग्स है, तो वो दर्शाता है कि लेबर मार्केट बहुत टाइट है। तो वो लेबर मार्केट की टाइटनेस पे काफी गंभीरता से विचार कर रहे थे। 3 आंकड़े आज निकल के आएंगे। एक होगा जॉब ओपनिंग्स जो 2 लाख का आंकड़ा एस्टिमेट है स्ट्रीट का। दूसरा निकल के आएगा अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर, वो 3.7 पे समतल रहने की उम्मीद है। तीसरा रहेगा आर्ली वेज ग्रोथ, तो आर्ली अर्निंग्स में क्या ग्रोथ है, वो 4.6% के ग्रोथ का अनुमान है, जो फेड कोशिश कर रहा है कि उसको नीचे लाया जाए, क्योंकि ये एक सर्कल बन जाता है। इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इसलिए आपको कामगारों को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग को मीट करने के लिए, और ज्यादा पैसे आप देते हैं उससे इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है। तो ये सर्कल तोड़ने के लिए फेड रेट बढ़ाता है। बहुत ब्लंट इंस्ट्रूमेंट होता है और इसके कारण स्लो डाउन होता है। और दूसरी बात जो आपने बहुत सही की, स्लो डाउन का फिक्र कितना है। कल जो पीएमआई नंबर निकल के आए, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, भारत तो बहुत अच्छे नंबर आए नवंबर के, 55 से ज्यादा था। 50 के ऊपर मतलब एक्सपेंशन, 50 से नीचे कॉन्ट्रैक्शन है। चाइना का 49 आया, जापान 49 आया, तो कॉन्ट्रैक्शन। यूएस का नंबर 2020 के लेवल्स के बाद पहली बारी मैन्युफैक्चरिंग में इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्शन देखा गया, 47.7 का नंबर आया। जर्मनी का नंबर 46, पूरे यूरोप का 47 पे नंबर आया। तो क्या दर्शा रहा है कि चीन से लेकर, जापान से लेकर यूरोप, यूके, यूएस, हर जगह मैन्युफैक्चरिंग में स्लो डाउन है। आप देख रहे हैं इसका असर इन्फ्लेशन में भी आया, जो प्रोड्यूसर प्राइस कहते हैं या होलसेल प्राइस इंडेक्स हम कहते हैं। सप्लाई चेन्स में देखिए, क्योंकि स्लो डाउन आ रहा है, उससे हम देख रहे हैं कि प्राइसेस गिर रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव प्राइस डाउनवर्ड होता है जब इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग गिरने से, क्योंकि डिमांड गिर रही है, प्राइसेस नीचे आते हैं। वो इकोनॉमी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो स्लो डाउन तो आ गया है। अब ये रहेगा कि यहां से सेंट्रल बैंक्स सिर्फ गति कम करते हैं रेट हाइक्स की और रेट हाइक करते रहते हैं, क्या रेट हाइक को विराम देते हैं। अगले हफ्ते हमारा आरबीआई का भी रेट हाइक की बात है और लगभग तय है कि 35 बेसिस पॉइंट आएगा। बट मेरा मानना ये होगा अभी रेट हाइक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी रेट बढ़ा दिए हैं और रुपया जितना गिरना था गिर चुका है। अब थोड़ा सा वो रेट्स को इकोनॉमी में फ्लो थ्रू करना बेटर रहेगा। अब जो रेट हाइक आएंगे विश्व भर में, उससे ग्रोथ पे ज्यादा इंपैक्ट आएगा। इन्फ्लेशन तो एक लेवल पे आ गई है और यहां से गिरना शुरू कर जाएगी बेस इफेक्ट पे। बट अभी आप रेट बढ़ाते रहेंगे तो रिसेशन की तरफ इकोनॉमी को ग्लोबली ले जाएंगे। भारत तो ग्रो करेगा, थोड़ा सा स्लो डाउन होगा भारत का,
7% की जगह 6% पे आ जाएंगे हम नेट ग्रोथ, बट ग्रो तो हम करेंगे अगले साल भी। ग्रो तो हम करेंगे अगले साल, देखना पड़ेगा अमेरिका में ग्रोथ आती